आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल फिजिक्स में। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है डाइपोल के कारण। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और देन उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्लाइड पे कि यहाँ पर हम लोग जो है लिखे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो एक सिस्टम होता है जिसमें कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, मतलब कि चार्ज क्यू लिया तो एक माइनस चार्ज क्यू लेना पड़ेगा, चार्ज टू क्यू लिया तो माइनस चार्ज टू क्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को वेरी फाइनाइट डिस्टेंस अगर सेपरेट कर दें तो जो हमें सिस्टम मिलता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में दो चार्जेस हैं क्यू और माइनस क्यू, और उनके बीच का जो एक फाइनाइट डिस्टेंस है वो 2l के बराबर है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है जिसकी डाइपोल मोमेंट होगी P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन जो होती है वह हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही होती है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की अपोजिट होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वह प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ होती है। तो यह तो था अभी तक जो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जो समझ रहे थे। अब हम लोग आगे अपने डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग एक डाइपोल के लिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो डाइपोल का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, इक्वल और अपोजिट चार्ज। तो पहले वह पॉइंट को हमने लिखा ए से, दूसरे पॉइंट को लिखा हमने बी से, और ए पर हमने चार्ज दिया है माइनस ऑफ क्यू और बी पर चार्ज दिया है हमने प्लस ऑफ क्यू। और इस चार्ज सिस्टम के कारण, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस कितना है 2l के बराबर, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिफिनीशन में समझा था इसको। तो अब हमें इस डाइपोल के कारण कोई पॉइंट P है जिसका कि कोऑर्डिनेट हमें r और थीटा दिया गया है। तो इस r थीटा पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। अब ये r थीटा कोऑर्डिनेट जो दिए गए वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और किस पॉइंट के रेफरेंस में है, तो वह पॉइंट है हमारा O, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट है, A P के बीच का पॉइंट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि O से P को मिला लेते हैं, और यह डिस्टेंस OP ही हमारा r है, और OP की जो डायरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू AB वह थीटा है। तो इस प्रकार से हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें मिल चुका है, और साथ ही साथ इस डाइपोल के कारण किस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, यह भी हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज, इसी को हम लोग अपने सेंटेंस में लिखते हैं। सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment E equal to Q into 2l। यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया। देन ड्यू टू given electric dipole we have to obtain electric potential at P whose coordinate is r theta, right? तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनीशन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमारे पास क्या इक्वेशन होता है, फाई इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यहाँ पर Q क्या होता है, तो Q कोई चार्ज होता है, Q कोई चार्ज है, और R उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पर आप फाई को बता रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बता रहे हो। यह हमारा इक्वेशन होता है। तो हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अपने इस सिस्टम पर लिखने जा रहे हैं। तो हमारे सिस्टम के लिए जो हमने डाइपोल तैयार किया, उसके लिए अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वह कैसे लिखा जाएगा, 10 ड्यू टू गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल। गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कि जो हमने फिगर में ड्रा किया है। पोल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी जो है वह लिखा जाएगा फाई, और वह होगा ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस ड्यू टू चार्ज एट बी। तो हम लोग P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे दोनों चार्जेस के कारण सेपरेटली। और फार्मूला क्या होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए, ड्यू टू चार्ज एट ए, इसके कारण फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला हमारे पास यहाँ पर है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू फाई एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस फाई एट पी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी। तो फाई को हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये एक्सप्रेशन है। और ए पर चार्ज क्या है, -12 Q, डिस्टेंस क्या है AP, और बी पर चार्ज क्या है, बी पर चार्ज क्या है, तो +Q, और डिस्टेंस क्या है BP। अब AP और BP को हम लोग देखते हैं फिगर में। AP क्या होगा, मतलब पॉइंट P का A से डिस्टेंस AP, तो AP को मिला लेते हैं इसको, और यह हो गया हमारा BP। लेकिन अब यहां पर समझना यह है कि हमें जो फाइंड आउट करना है वह R और थीटा के टर्म में फाइंड आउट करना है, और जो हमारे एक्सप्रेशन में जो आ रहा है वह AP और BP आ रहा है, AP और BP आ रहा है। तो फिर ये AP और BP को कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें अपने इस ज्योमेट्री में थोड़ा सा कुछ रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और जब रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा बैक साइड में बढ़ाया, और पॉइंट ए से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, जिसको कि हम लोग पॉइंट एम से देख रहे हैं, और वैसे ही पॉइंट बी से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इस ओपी पर, जिसको कि हम लोग एन कहने जा रहे हैं। क्लियर है। अब हम लोग यह कहेंगे कि एपी जो है हमारा, यह वेरी क्लोज है लेंथ ऑफ एमपी के। अब यह कैसे संभव हो सकता है, तो चूंकि जो P की डिस्टेंस है विथ फ्रॉम O विच इज R, वह बहुत बड़ी है विथ रिस्पेक्ट टू OA एंड OB, या यूं कह सकते हैं A और B के बीच के डिस्टेंस के सापेक्ष काफी बड़ी है। तो इसलिए यह पॉइंट M है वह वेरी क्लोज होगा पॉइंट A के, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं कि AP इक्वल होगा MP के। और AP को तो मैंने लिख लिया, AP की वैल्यू क्या हो सकती है, MP क्या होगा, तो यह MO और प्लस OP के बराबर होगा। तो MO कितना हो जाएगा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा होगा, और अगर यह एंगल थीटा है तो AO का वैल्यू कितना है, डिस्टेंस कितना, स्मॉल l के बराबर। क्यों, क्योंकि पॉइंट O जो है AB का मिड है, और AB की वैल्यू 2l के बराबर। तो अब अगर आप ट्रायंगल देखते हो कि OMA, जिसमें AO क्या हाइपोटेनस हो गया, OM बेस हो गया, और MA क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो OM की जो वैल्यू या MO की वैल्यू जो हो जाएगी वह हो जाएगी L cos ऑफ थीटा, और OP तो पहले से पता ही है R। तो इस तरह से हम लोगों ने AP को लिख लिया कि जो AP है वह कितना है, AP की वैल्यू कितनी हो गई, तो AP की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट किया
here AP equal to MP and this is equal to L cos थीटा प्लस R, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos ऑफ थीटा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पुनः बात करते हैं बीपी के लिए। बीपी के लिए क्या है कि बीपी जो वेल डिस्टेंस है, दिस इज वेरी क्लोज टू एनपी। फिर वही पुरानी बात है कि एन पॉइंट है वो बी के काफी क्लोज है, क्योंकि ए बी की वैल्यू बहुत छोटी है विथ रिस्पेक्ट टू ओपी, तो ये पॉइंट्स काफी नजदीक होंगे। इस तरह से अप्रोक्सीमेटली बीपी को हम एनपी के बराबर कर सकते हैं। और एनपी किसके बराबर हो जाएगा, एनपी किसके बराबर हो जाएगा, तो एनपी बराबर होगा ओपी माइनस ऑफ ओएन। मतलब ये ओपी में से ओएन को माइनस कर दिए तो एनपी बराबर आ जाएगा। तो ओपी का वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर के बराबर, ये तो आर था ही पहले से पता। और ओएन क्या हो जाएगा, ये थीटा है। तो अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ओ एन बी, जिसमें ओ एन बेस हो गया, एन बी परपेंडिकुलर हो गया और ओ बी हाइपोटेनस हो गया, और इसका लेंथ है स्मॉल एल के बराबर। क्यों, क्योंकि पॉइंट ओ जो है वह ए और बी का मिड पॉइंट है। क्लियर। तो ओपी का डिस्टेंस है आर के बराबर, एनपी है एनपी सॉरी ओएन कितना होगा, तो ओएन का मतलब हुआ एल cos ऑफ थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग अब बीपी को भी लिखने के लिए एलिजिबल हो गए, और बीपी का वैल्यू कितना हो गया, एंड बीपी की वैल्यू है एनपी के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू आर माइनस एल cos ऑफ थीटा। तो हम लोग एपी और बीपी का एक्सप्रेशन इसमें रख देते हैं। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो -1 एपी क्या है, आर प्लस एल cos ऑफ थीटा, और प्लस 1/r माइनस एल cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फाई का एक्सप्रेशन हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ आर माइनस ऑफ एल cos ऑफ थीटा प्लस आर प्लस एल cos ऑफ थीटा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आर माइनस एल cos ऑफ थीटा, आर माइनस एल cos थीटा इंटू आर प्लस एल cos ऑफ थीटा, राइट। तो यहां से आप देख सकते हो आर से या आर कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो Q इंटू 2L cos ऑफ थीटा न्यूमरेटर में आ गया। न्यूमरेटर में 4 पाई एप्सिलॉन 0 पहले से था, और यह हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर दो बातों को हमें देखना है। पहला क्या है कि आर की जो वैल्यू है वह स्मॉल यल से काफी बड़ी है, तो डेफिनेटली आर स्क्वायर की वैल्यू यल स्क्वायर से काफी बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर के सापेक्ष एल स्क्वायर का स्क्वायर थीटा को निगलेक्ट कर देंगे। और दूसरी जो पॉइंट है वह यह है कि P का जो मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू 2L होता है, या वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो फाई का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L को हम P से रिप्लेस कर दिए, और बाकी cos थीटा पहले से मौजूद है, और यहाँ पर हम एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टर्म को आर स्क्वायर के सापेक्ष निगलेक्ट कर दिए, तो यह हमारा एक्सप्रेशन हो गया आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, ठीक है।
तो इसको लिख सकते हैं कि दिस इज जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां पर हम लोगों को दो केसेस भी मिल सकता है, दो केसेस हम लोग बना सकते हैं जिसको कि हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। दो केसेस क्या है? अब इसको कहा जाए कि इस इक्वेशन में दो केस, क्योंकि देखो देख सकते हो फाई जो है थीटा पर आर पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब कि ओरिएंटेशन बदलेगा, तो ओरिएंटेशन बदलने के साथ ही जो है फाई की वैल्यू में भी चेंजेस आएंगे। तो इसी को समझने के लिए हम दो केस का डिस्कशन करेंगे। तो केस फर्स्ट है और इसको हम लोग लिखते हैं कि इंड ऑन पोजीशन। तो इंड ऑन पोजीशन का मतलब क्या होता है? इंड ऑन पोजीशन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि हम लोग बात करने जा रहे हैं इस ए बी एक्सिस पर। हम लोग कहाँ बात करने जा रहे हैं? इस ए बी की एक्सिस पर, इसी लाइन पर कहीं हम आर डिस्टेंस में बात कर रहे हैं, मतलब इसी को हम आगे बढ़ा दें। तो ऐसे हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास ए और बी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इस पर माइनस क्यू चार्ज दिया था, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दिया था। तो हमारे पास जो पॉइंट पी है वह कोई यहाँ पर है और इसका यहाँ से डिस्टेंस जो है वह स्मॉल आर के बराबर होगा। थीटा 0 हो चुका है। तो इस केस के लिए अब आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, कुछ करना तो है नहीं। तो सिंस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो दिस इम्प्लाई दैट cos ऑफ थीटा इक्वल टू 1। So you will have phi equal to nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r square, तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो चुकी है। क्लियर? दूसरा जो केस बन सकता है वह क्या हो सकता है? सेकेंड केस को भी हम लोग देख लेते हैं, केस नंबर 2। और केस 2 क्या है, जरा इसको समझा जाए। केस 2 है जब हम थीटा को परपेंडिकुलर बना लेते हैं, मतलब कि जो हमारे पास डाइपोल है ए बी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब यह कंडीशन क्या हो सकता है, यहाँ पर कैसे बनेगा? तो हमारे पास दो चार्जेस थे एट ए एंड बी, और ये चार्जेस क्या थे? माइनस क्यू और ये इधर प्लस क्यू। इसका मिड पॉइंट था ओ। तो हम लोग इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब हमारा पॉइंट पी है कुछ यहाँ पर है, तो यह ओ पी आर हो गया और यह हमारा परपेंडिकुलर केस हो गया। तो हम इस कंडीशन में फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इसको भी आप लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। सिंस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, दिस इम्प्लाई दैट cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा ही 0 हो गया, तो आप इस इक्वेशन से देख सकते हो cos थीटा 0 हो गया, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई इक्वल टू दिस इम्प्लाई दैट फाई इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, और देख सकते हो इसमें आर से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कि इस बाइसेक्टर लाइन जो है, हमने ये लाइन जो परपेंडिकुलर ड्रा कर दी, इससे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? वह 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और साथ ही साथ उसके दो केसेस को भी हम लोगों ने थॉरली कंप्लीट कर लिया। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।